राधे राधे भाई सभी को। अपना फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था। इससे पहले फिजिक्स के 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें हम यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज नया टॉपिक है। ये भी थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन यदि ये टॉपिक आपके 1% भी समझ में आ गया ना, क्योंकि ये टॉपिक आगे के टॉपिकों से रिलेटेड है, तो यदि आपके ये 1% भी समझ में आ गया तो ये समझो काफ़ी है। क्योंकि बेसिक चीज़ें यदि आपको पता लगी तो आगे आपको धीरे धीरे और इस टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा टॉपिक को, है ना। पेटी पैक होके बैठ जाइए। देखो सर, टॉपिक का नाम है सदिश और अदिश राशियाँ। हालांकि इससे पहले मैंने बताया कि यदि हमको फिजिक्स पढ़नी है, भौतिक विज्ञान पढ़नी है, तो सबसे पहले हमें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, उन पे ही पूरी फिजिक्स बेस होती है, उन्हीं को पढ़ना होता है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सदिश और एक होती हैं अदिश। यदि मैं इंग्लिश में बताऊं तो जो सदिश होता है, सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ समझने की, है ना, वो चीज़ समझना। देखो सर, सदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियाँ, देखो हर फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होती हैं, तभी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हो। लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा 2 और भी चीज़ें होती हैं जिससे उस क्वांटिटी के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है हमको, है ना। वो क्या चीज़ है? डायरेक्शन, दिशा। दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें डायरेक्शन होती है, जिनमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बोले तो जिनमें दिशा होती है, ऐसी क्या भौतिक राशियाँ कहलाती हैं? ऐसी सदिश भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, है ना। और ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है। अब आप बोलोगे यार डायरेक्शन का मतलब क्या सिस्टम, कैसे डायरेक्शन होती है, नहीं होती है, अदिश सदिश, है ना। देखो जो सदिश राशियाँ होती हैं ना, सदिश, इनमें यूनिट भी होती है ना, यूनिट भी होती है। इसके साथ साथ जो मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, है ना, परिमाण। और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, क्या होती है? ये सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश नियमों का पालन करती हैं। अब ये सदिश नियम क्या हैं, इनके आगे हम एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होते हैं सदिश नियम। तो ये चीज़ें होनी चाहिए किसी भी भौतिक राशि को सदिश राशि कहने के लिए। और यदि मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो उसके लिए यूनिट कंपलसरी है, यूनिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना, परिमाण होना चाहिए। दिशा कंपलसरी नहीं है। यदि दिशा कंपलसरी नहीं है तो सदिशों के नियम भी नहीं लगते इन पर, है ना। अदिश राशियाँ होते हैं, उनको हम मैथमेटिकली जो गणितीय रूप होते हैं, गणितीय सूत्र होते हैं, फॉर्मूले, उन्हीं के आधार पर उनको सॉल्व कर लेते हैं अदिश राशियाँ। जैसे कि हम बीजगणितीय फॉर्मूले होते हैं ना, प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये अदिश राशियाँ में होता है। सदिश राशियों में प्लस माइनस गुणा भाग नहीं होते, इनके अलग से खुद के नियम है ना। किन तरीके से होते हैं उन पर अपन आगे बात करेंगे। अब इस चीज़ को और आगे समझना दोस्तों, देखो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सी राशियाँ हैं जो सदिश राशियाँ हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, और उनके डायरेक्शन भी होती है, उनकी दिशा भी होती है। जैसे कि मैं बात करूँ विस्थापन, है ना, विस्थापन। जैसे कि एक भौतिक राशि है वेग, जैसे कि त्वरण, बल, है ना। ये जो भौतिक राशियाँ हैं इनमें डायरेक्शन होती है ना। यदि मैं अदिश राशियों की बात करूं तो जैसे कि द्रव्यमान, इनमें दिशा नहीं होती। अब कल्पना कीजिए, है ना, एक एग्जाम्पल से जैसे मैं समझाऊं। यदि किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम 60 केजी वजन है, अब उसको आप उत्तर में नापिए, दक्षिण में नापिए, पूर्व में नापिए, पश्चिम में नापिए, उसका जो वजन है वो 60 केजी ही रहेगा। यानी कि जो द्रव्यमान है वो क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रोल ही नहीं है कोई। और जैसे कि भाई लंबाई हो गई, है ना, यदि कोई व्यक्ति भाई 5.5 फुट का है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी डायरेक्शन में आप माप लीजिए, वो 5.5 फुट का ही बैठेगा, है ना। तो यानी कि लंबाई भी एक अदिश राशि है, उसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। समय, समय भी एक अदिश राशि है, उसमें भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसी बहुत सी राशियाँ हैं, आप जैसे जैसे इन राशियों को आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। बात आई आपकी समझ में? अच्छा, अब कोई भी जो भौतिक राशि होती है ना, जैसे कि अब पता कैसे लगेगा ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो उसको डिनोट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे कि कोई भी भौतिक राशि है उसको अपन ऐसे, है ना, यदि वो सदिश भौतिक राशि है
तो उस पर ऐसे ये तो भौतिक राशि को दर्शाएगा, और ऊपर उसके ऊपर ऐसे कैप सी लगा देते हैं जिसमें ये डायरेक्शन को दिखाती है कि भाई ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नीचे उसकी राशि लिखी जाती है जो भौतिक राशि होती है वो, और ऊपर उसके ऊपर ये कैप सी लगाई जाती है, ये एरो का निशान लगाया जाता है। इससे पता लगता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात आई आपकी समझ में। अच्छा, इसके लिए अब ना कुछ नियम है अदिशों के, तो आपको पता है ना कि भाई जो जैसे जोड़ गुणा भाग होते हैं उसी तरीके से इनको जोड़ा घटाया और गुणा किया जाता है। लेकिन अदिशों के अलग से नियम है ना, वो आपको समझने, ये जो मैथ के रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते। अब सदिशों के ऐसे कैसे नियम है ना, वो आपको समझने, क्या क्या नियम है देखो, समझो ध्यान से, है ना। क्या नियम है, पहला है इसका समांतर चतुर्भुज का सा नियम है ना, समांतर चतुर्भुज का सा नियम। अब कल्पना कीजिएगा आप, है ना, जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर भैंस है ना, ये भैंस है। इस भैंस को एक व्यक्ति 4 न्यूटन के बल से पूरब की साइड खींच रहा है। बात आई आपकी समझ में इतनी। अच्छा, एक और व्यक्ति है जो इसको उत्तर की तरफ 3 न्यूटन के बल से खींच रहा है। न्यूटन बल है ना, बल क्या है ये हम आगे और एक्सप्लेन करूँगा। बल एक तरीके से मतलब आप बल कितना खिंचाव लगा रहे हो, फोर्स कितना लगा रहे हो, है ना। एक भैंस है, उसको एक व्यक्ति 4 न्यूटन के बल से पूरब की तरफ खींच रहा है और एक उत्तर की तरफ खींच रहा है। अब एक व्यक्ति इधर खींचेगा, एक व्यक्ति इधर खींचेगा, तो इसका परिमाण किधर निकलेगा, इसका जो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, उसका परिमाण निकलेगा इधर। ये भैंस इधर ही भगेगी, सही कह रहा हूँ, है ना। और यही होता है ना जो समांतर चतुर्भुज है। अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो जैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। R बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि एक भौतिक राशि ये है, एक भौतिक राशि ये है ना, ये दोनों समान भौतिक राशि होंगी, इनके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। ये भी बल है तो ये भी बल होगा, ऐसे नहीं कि ये बल है और ये दाब लगा दीजिए, नहीं, ये भी फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा। दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। बात आई आपको समझ में। अब यदि मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ कि यार एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अब इसका परिमाण बताइए टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो ध्यान से समझो, देखो ए और बी। अब हम बोलोगे भाई ए और बी क्या है, देखो जब आप किसी भी भौतिक राशि को, जैसे फिजिक्स में अपन कोई भौतिक राशि को डिनोट करते हैं तो अपन को नाम नहीं पता तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, ये फलाना आदमी है, ये ढेका आदमी है। उसी प्रकार से यदि आपको फिजिकल क्वांटिटी में, यदि फिजिक्स में आपको नाम नहीं पता ना किसी भी राशि का, तो ये ए है, ये बी है, इस तरीके से ना। अब अपने को यहाँ पता है कि ए क्या है, बी क्या है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बल्कि यदि मैं इसको ए मान लेता हूँ तो इसको मुझे बी मानना पड़ेगा। किसी को ही मान लीजिए, इसको भी मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं, किसी को ही मान सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूले में आप इसको रखो, है ना। ए कितना है 4, तो ये हो गया 16। अच्छा बी कितना है, बोले 3, कितना हो गया 9। अच्छा 2 इंटू ए कितना है 4, बी कितना है 3, और कोस थीटा, कोस थीटा। अब बोले थीटा कौन सा है, थीटा भाई साहब एक तो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों क्वांटिटियों के बीच जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता है थीटा। इसको हमें लिखना होता है। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। बात आई आपके समझ में। अच्छा अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। यदि ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म में 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 16 ये बचा, 9 ये बचा, कितना हो गया √25, और सॉल्व आ गया। यदि कोई व्यक्ति 4 न्यूटन के बल से पूर्व की साइड खींच रहा है और यदि कोई व्यक्ति उत्तर की साइड 3 न्यूटन से बल खींच रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, और कितने न्यूटन से खींचेगी, वो 5 न्यूटन के बल से खींचेगी। ये होते हैं सदिश के नियम। बात आई आपके समझ में। ये उसका फॉर्मूला है रिजल्टेंट में, है ना, कि भाई इतना परिमाण, इतना बल लगेगा उस पर। बात आई आपके समझ में। अब देखो ये जो चीज़ है ना, अब ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई कोस 90, ये कोस 0 क्या होता है। अब यदि ये चीज़ समझ में नहीं आई ना तो आप फिर इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो हालांकि कहने की चीज़ है कि आपने ये चीज़ें ना 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़े कहाँ से, है ना। उस समय तो आपको टाइम ही नहीं मिला होगा, है ना। गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, लड़कियों के पीछे भाग रहे होंगे, तो पढ़ोगे कहाँ से। तो ये आपने नहीं पढ़े ना तो आप कंपटीशन एग्जामों में ऐसा करो मत उतरो, है ना। तो आपकी फिजिक्स भी समझ में नहीं आने वाली, और इसके बाद जब मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो वो भी समझ में नहीं आने वाली, है ना। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पढ़ा तो आप वापस 8वीं 10वीं क्लास में जाइए, वहाँ जाके पढ़ के आइए, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ मैं पढ़ाऊँगा
तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, है ना। इनको पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, है ना। बात आई आपकी समझ में। आप देखो बेसिक बेसिक चीज़ें याद रख लीजिए। कोस थीटा का, कोस एंगल का ही अपने को पता लगना चाहिए, है ना। देखो एक होता है कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। एक होता है कोस 30, क्या होता है √3/2। एक होता है कोस 45, 1/√2। एक होता है कोस 60, 1/2। और एक होता है कोस 90, इसकी वैल्यू होती है 0। और एक होता है कोस 180, जिसकी वैल्यू होती है -1। ये ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। नहीं पता तो रट लीजिए, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप उनको सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ साथ कोस थीटा के साथ साथ आपको साइन थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि भाई साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। साइन की भी पता होनी चाहिए, कोस की भी पता होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा आप फिर रहने दो, है ना। बात है आपकी समझ में। ये इतनी सी चीज़ आई आपके समझ में, है ना। अब इससे आप आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो दो तरीके प्रोडक्ट होते हैं ना। होता क्या है कि जब हम दो सदिश राशियों को जोड़ते हैं, दो सदिश राशियों को जब मल्टीप्लाई होता है, तो या तो स्केलर क्वांटिटी आएगी या तो अदिश राशि आएगी या फिर सदिश राशि आएगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए अपन सदिशों का गुणनफल, है ना। टॉपिक क्या है अपना, सदिशों का गुणनफल। क्या टॉपिक है, सदिशों का गुणनफल। है ना। अब इस चीज़ को देखो, जब हम सदिशों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक अदिश राशि आती है। कैसी अदिश राशि आती है। अच्छा, जब दो सदिश राशियों को मल्टीप्लाई किया जाता है और एक सदिश राशि आती है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब तो अपने को कैसी राशि मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। यदि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अदिश राशियों का, जैसे कि ये है वर्ग यानी कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है F × S, है ना। बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, S यहाँ पर विस्थापन है, ये भी एक सदिश राशि होती है। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो हमको एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, सदिशों का गुणनफल है। और उसमें भी सदिशों का ये अदिश गुणनफल है, क्योंकि हमको इसमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है। बात आई आपके समझ में, है ना। यदि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि A डॉट B, यदि दो सदिशों को मल्टीप्लाई किया जाए और अपने को C एक कोई अन्य अदिश राशि प्राप्त हो जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, इसको हम और एक और स्टैंडर्ड, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB cos थीटा, है ना। ये भी cos थीटा। अब बोलोगे भाई ये cos थीटा, ये एंगल कौन सा है। ये एंगल है इस राशि का और इस राशि के बीच में कितना एंगल बना हुआ, वो इसका एंगल है ना। इस राशि के बीच में और इस राशि के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, वो यहाँ पर अपने को लिखना है। बात आई आपके समझ में। ये तो हो गया अदिश गुणनफल। अगर सदिश गुणनफल की बात करूँ तो सदिश गुणनफल में क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन उसको तरीका अलग है उसको डिनोट करने का। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं एक सदिश राशि ये है क्रॉस एक सदिश राशि ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो और मान लेते हैं तीसरी एक हमको सदिश राशि प्राप्त होती है, अन्य कोई तीसरी सदिश राशि प्राप्त होती है। अब जब ये चीज़ प्राप्त होती है ना, इसी को बोलते हैं हम सदिश राशि, है ना। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। बात आई आपकी समझ में। अच्छा, यदि मैं इसको एक स्टेप और आगे लिखूँ तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB साइन थीटा वेक्टर, है ना, n वेक्टर। अब ये क्या है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। ये इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना। अब इतना ही ध्यान रखिए, यदि दो जो सदिश राशि हैं उनका जब मल्टीप्लाई किया जाए और एक तीसरी सदिश राशि बन के आती है, तो उसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं AB साइन थीटा, है ना, और n कैप, है ना, n कैप। बात आई आपकी समझ में, इस तरीके भी लिख सकते हैं। यदि देखो अब ये चीज़ अपने को समझने की है ना। और इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, कौन सा फॉर्मूला था, R बराबर, है ना, A² + B² + 2AB cos थीटा, है ना।
अब इसको आप थोड़ा सा और यदि मैं एक्सपेंड करूं तो जो ये एंगल है ना, इस एंगल के आधार पर अलग अलग परिमाण निकल सकते हैं, अलग अलग रिजल्टेंट निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 लेता हूँ, 0 लूँगा तो कोस थीटा क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू भाई 0 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू यदि 1 होती है तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा, है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट लग जाएगा और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ए प्लस बी। अच्छा, ये ना किसी भी भौतिक राशि का यदि दो सदिश राशि हैं, यदि उनके बीच में 0 एंगल है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, 3 न्यूटन बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और 4 न्यूटन बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तभी तो एंगल 0 होगा। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन पे बल भी ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा टोटल, यदि मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो ए प्लस बी यानी कि 4 + 3 यानी कि 7, यानी कि टोटल 7 न्यूटन बल लगेगा, भले ये सदिश राशियाँ हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इनके बीच में एंगल 0 है तो इनका रिजल्टेंट होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। बात आई आपके समझ में। यदि इसका एंगल भाई आपको 180 है, 180 बोले तो यानी कि ये कोई व्यक्ति है, कोई 3 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, कोई 4 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, इस साइड में अपोजिट साइड में, तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। अब यदि 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो कोस 180 रखेंगे। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना, और ये होता है a - b का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a - b, तो रिजल्टेंट क्या है, a - b। अच्छा, यदि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, देखो 3 न्यूटन बल से कोई इसी व्यक्ति को कोई इधर खींच रहा है और 4 न्यूटन बल से कोई इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला 3 न्यूटन बल इसके 3 न्यूटन बलों को निष्प्रभावी कर देगा, समाप्त कर देगा। जो 1 न्यूटन बल है ना, उसके समथिंग 1 न्यूटन बल थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 = 1 न्यूटन बल। तो रिजल्टेंट क्या है, 1 न्यूटन बल, है ना। आई थिंक आपको, मुझे लगता है ये बातें समझ में आई होंगी। हालांकि थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ना वो थोड़े इंटरेस्टिंग है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।